नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता के लिए और जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में खुद को असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज हम जिस विषय के साथ आपके सामने हैं वो है संपत्ति विवाद से जुड़ा। क्या है संपत्ति विवाद से जुड़े कानूनी प्रावधान, और इसके साथ ही अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या अगर आपके जहन में है तो भी आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और उसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज विषय हमारा संपत्ति विवाद से जुड़ा है। अगर इस विषय से संबंधित कोई सवाल आपके जहन में है, इसके अलावा भी अगर कोई कानूनी अड़चन है, कोई रास्ता अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, हमें सीधा कॉल कर सकते हैं और उसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान राजेश लाठीगरा जी हैं, अधिवक्ता हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत आपसे मैं यही करना चाहूँगा कि आज हम संपत्ति विवाद से जुड़े मामले पर चर्चा कर रहे हैं। उसके अलावा तमाम जो कानूनी पहलू होते हैं हम उनको भी समझेंगे और अपने दर्शकों से भी हम बार बार अपील इस बात को लेकर करते हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन से आप परेशान हैं तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमें कॉल कर सकते हैं। फ़ोन लाइन्स खुल चुकी हैं और टेलीविज़न स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप सीधा सवाल हमसे कर सकते हैं। आज विषय हमारा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले राजेश जी यही जानना चाहेंगे कि संपत्ति का झगड़ा आखिर किन किन वजहों से हो सकता है और इस पर हमारा कानून क्या कहता है? देखिए, संपत्ति से जुड़े जो कानून हैं वो काफ़ी व्यापक हैं। अगर हम बात करें संपत्ति विवाद क्यों होता है तो उसमें मोटे तौर पे दो कैटेगरीज हो सकती हैं। एक तो हो सकती है जो फैमिली मेंबर्स के बीच में या उनके लीगल आयर्स है उनमें पुश्तैनी संपत्ति से लेकर डिस्प्यूट, ये तो हो गया विद इन फैमिली डिस्प्यूट हो गया। एक हो सकता है डिस्प्यूट कोई लैंड ग्रैबर से डिस्प्यूट हो जाए, कोई टेरेंट से डिस्प्यूट हो जाए, कोई बिल्डर से डिस्प्यूट हो जाए, कोई नेबर से डिस्प्यूट हो जाए, वो एक थर्ड पार्टी डिस्प्यूट कहलाता है। वो जो बाहरी किसी व्यक्ति से डिस्प्यूट हो और एक फैमिली के अंदर डिस्प्यूट होता है। इसके अंदर ऐसा हुआ कि कोई आदमी के पास प्रॉपर्टी है, वो अपनी वसीयत नहीं छोड़ के गया, उसके लीगल आयर्स के अंदर डिस्प्यूट हो जाएगा उस बात पे। कोई वसीयत डिफेक्टिव बना के गया, उसके ऊपर डिस्प्यूट हो सकता है। कोई उनकी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर कोई बाउंड्रीज डिमार्केटेड नहीं है, किसी ने आगे ले ली अपनी बाउंड्री पड़ोसी ने, उसके ऊपर डिस्प्यूट हो सकता है। पार्टीशन प्रॉपरली कर नहीं पा रही प्रॉपर्टी अपने आपस में, वो डिस्प्यूट हो सकता है इनका। और किराएदार है, खाली नहीं कर रहा संपत्ति, वो डिस्प्यूट भी हो सकता है। तो ये डिस्प्यूट बहुत ही हर अलग अलग इनके तरीके हैं। किसी भी तरीके से कोई भी डिस्प्यूट उत्पन्न हो सकता है संपत्ति से संबंधित। तो इसके अंदर उसके हर चीज़ के कानून में काफ़ी व्यापक प्रावधान भी है इसमें। तो इस तरह से डिस्प्यूट हो सकते हैं। चलिए, बिल्कुल, हम अपने दर्शकों से भी बार बार इसी बात को लेकर अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन अगर आपके जहन में है तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल जानकारी का अभाव एक बड़ी समस्या होता है, जिसके चलते एक बड़ा तबका जो होता है वो इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं हर दिन एक नए विषय के साथ। और आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा भी अगर कोई सवाल आपका है, कानूनी समस्या कोई आपके सामने है, कोई रास्ता अगर नहीं समझ आ रहा तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। फ़ोन लाइन्स लगातार आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं। जो नंबर टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप सीधा हमसे सवाल कर सकते हैं। एक और सवाल राजेश जी यहाँ पर आता है, खरीदारों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए कोई भी संपत्ति परचेस करने से पहले? देखिए, संपत्ति खरीदते वक्त अगर जो परचेजर होता है उसको कई चीज़ों की बारीकियाँ पता नहीं होती, इस वजह से कुछ गलत उनकी डीलिंग हो जाती है और उससे काफ़ी आगे जाके परेशानी भी होती है। सबसे पहले उसको प्रॉपर्टी का टाइटल अच्छी तरह से चेक करना चाहिए, प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है कि नहीं है। दूसरा, उसको देखना अगर खेती बाड़ी की ज़मीन है, कन्वर्जन उसका अगर रेजिडेंशियल यूज़ कराया है तो वो एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर कराया नहीं, वो देखना चाहिए। उसमें ये देखना चाहिए पहले कोई कोर्ट केसेस तो नहीं थे प्रॉपर्टी के अंदर और उसके क्या जजमेंट आया, क्या ऑर्डर्स आए,
उस संपत्ति से रिलेटेड। उसके अंदर कोई ईजमेंट राइट्स होते हैं, कोई मॉर्टगेज होता है, इस तरह का कोई डिस्प्यूट तो नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर कोई बिल्डर बायर अगर एग्रीमेंट है किसी का, कोई बिल्डर ने बनाई है प्रॉपर्टी, तो लैंड ओनर और बिल्डर के बीच में क्या रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है वो भी आपको चेक करना चाहिए प्रॉपर्टी लेने से पहले। उसके अंदर अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर लैंड आप खरीद रहे हैं तो 6/12 और 7/12 का एक्सट्रैक्ट होता है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है वो आपको चेक करना चाहिए किसके नाम में ये प्रॉपर्टी है। उसके बाद अगर विल से आई हुई प्रॉपर्टी है, इनहेरिटेंस से आई हुई है, तो वसीयत को आपको चेक करना चाहिए, उस वसीयत में किसको राइट कितने मिले हुए हैं और वो आप किससे परचेज कर रहे हैं, वो आपके लिए जानना बहुत बेहद जरूरी होता है। आपको ये देखना जरूरी होता है कि जिस प्रॉपर्टी को आप परचेज कर रहे हैं उसमें प्रॉपर्टी के अंदर कौन आदमी एक्चुअल फिजिकल पोजीशन के अंदर है, ये बेहद जरूरी होता है आपका, क्योंकि आप प्रॉपर्टी किसी से खरीद रहे हैं वो एक्चुअल पोजीशन में नहीं है, पोजीशन दूसरा आदमी देगा नहीं आपका, आपका पैसा फंस सकता है उसके अंदर। फिर आपको साइट का इंस्पेक्शन, फिजिकल वेरिफिकेशन करनी चाहिए वहां पर जाकर। उसको आपको देखने चाहिए कि लेटेस्ट कोई डेवलपमेंट तो नहीं है इस प्रॉपर्टी या उससे संबंधित किसी भी चीज के अंदर। तो इस तरह की छोटी छोटी जानकारियां हैं, लेकिन ये आपको सावधानी बरतनी चाहिए पहले अपना सौदा करने से पहले और अपना बयाना देने से पहले या एडवांस मनी अर्नेस्ट मनी देने से पहले ये आपको सारी तहकीकात करनी चाहिए। रेवेन्यू रिकॉर्ड जाके चेक करना चाहिए, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके उनकी सेल डीड पूरी प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस करना चाहिए, प्रॉपर वेरिफिकेशन करनी चाहिए, आसपास से पूछना चाहिए कि कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कि वो आपको अच्छी जानकारी दे पाएंगे। तो इस तरह के आपको स्टेप्स लेने चाहिए। यानी ये कह सकते हैं कि जब भी आप कोई अगर प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो आपको सावधानी बहुत रखना ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हम अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में है तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या आपके जहन में चल रही है तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही आज जो हमारा विषय है वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ है, इससे संबंधित भी अगर कोई सवाल अगर आपके मन में चल रहा है तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं राजेश जी, तमाम मामले ऐसे आते हैं कि पुरानी संपत्ति को लेकर विवाद ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इन विवादों से कैसे निपटा जाता है? जी देखिए, पुरानी संपत्ति जो होती है इनहेरिटेंस में आई हुई प्रॉपर्टी है और इसमें डिस्प्यूट होंगे अमंग्स लीगल हायर्स होंगे उनके, जो आपस में जिनका उनका शेयर है प्रॉपर्टी के अंदर। तो ये डिस्प्यूट इस तरह के होते हैं कि वो अपनी फैमिली में बैठ के निपटाए जा सकते हैं। सबसे पहले तौर पे इनको ये करना चाहिए कि अगर ये घर में सारे लीगल हायर्स बैठ के अपना फैमिली डिस्प्यूट फैमिली में निपटा ले, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि कोर्ट के अंदर काफ़ी लंबी प्रोसीडिंग्स होती है, इनके रिश्ते भी आपस में खराब होते हैं अगर कोर्ट में जाता है मामला। तो पहले इनको घर में फैमिली सेटलमेंट डीड बना सकते हैं, ये पार्टीशन डीड बना सकते हैं, ये MOU बना सकते हैं, इसको स्टैम्प ड्यूटी देकर रजिस्टर भी करा सकते हैं। तो उससे इनके राइट तय हो जाते हैं, जो लीगल हायर्स होते हैं उनके, इनका हार्मनी बनी रहती है फैमिली के अंदर, आगे चलता नहीं है। उसके बावजूद भी अगर नहीं हो पाता इनका इनहेरिटेड एंसेस्टर प्रॉपर्टी में, तो इनको सूट फॉर पार्टीशन डालना चाहिए, अपने अपने शेयर्स कोर्ट के द्वारा ये डिसाइड करवा सकते हैं। वो दूसरा ऑप्शन होता है, ये लोग ये भी कर सकते हैं। तो इस तरह के हैं इनके पास कानूनी प्रोविजंस जिसके तहत ये काम कर सकते हैं। इन झगड़ों को अवॉइड भी किया जा सकता है? जी, इनको अवॉइड करने के लिए सबसे प्राइमरी ये रहता है, सबसे पहले जब आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो उसमें आपको उसी वक्त देखना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें स्टार्टिंग में करनी चाहिए। अगर डिस्प्यूट ना हो रहा है, जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 1882 का है, उसमें सेक्शन 54 है। सेक्शन 54 क्लियरली ये कहता है कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको संपत्ति के कब्जे में लाने का आपको आना चाहिए। संपत्ति के कब्जे में जो बेचने वाला होता है वो खरीदार को संपत्ति का कब्जा देता है हाथ के हाथ, और वो सेल डीड आपके नाम में करता है। क्योंकि इसमें ये दो चीज बड़े इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, प्रॉपर्टी के पोजीशन में आना और अपने नाम में उस टाइटल ट्रांसफर करवाना उस प्रॉपर्टी का। अगर आप इसमें से टाइटल में आप थोड़ी सी आपको नॉलेज नहीं है और आप गलत तरीके से टाइटल लेने की कोशिश करते हैं, जैसे काफ़ी जो प्रचलित यहाँ पर प्रिवेलिंग रूल्स हैं कई स्टेट्स के अंदर कि वो जनरल पावर टर्नी, एग्रीमेंट टू सेल, एफिडेविट, इस तरह के डॉक्यूमेंट से अपने नाम में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराते हैं। तो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट में इसको कोई मान्यता नहीं है, इससे आपको कोई टाइटल इंटरेस्ट आपके फेवर में नहीं बनता। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट ना बनवाएं अपनी प्रॉपर्टी के लिए। आप जब परचेस करते हैं तो आपको प्रॉपर कन्वेंस डीड बनानी चाहिए, और उसके बाद जब ये दो चीज़ें आपकी फुलफिल हो जाती है, उसके बाद उसमें सेक्शन 55 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट, जिसमें राइट्स एंड लायबिलिटीज तय करी गई है कि जो बेचने वाला है उसकी क्या क्या लायबिलिटी। बिल्कुल, ये जो तमाम पहलू आप बता रहे हैं इनको ध्यान में जरूर रखना चाहिए अगर कोई भी संपत्ति आप परचेस करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं, कुलदीप जी। कुलदीप जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। जी, सवाल कीजिए।
हमारे विरुद्ध अभी एक केस दर्ज किया गया था धोखाधड़ी में। कुलदीप जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, कृपया सीधा सवाल कीजिए संक्षेप में। हाँ, तो हमारे खिलाफ एक केस दर्ज है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? नॉर्मली झूठा केस बनाया गया है। राजेश जी, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि झूठे केस से जुड़ा ये पूरा मामला है। ये कह रहे हैं कि इनके खिलाफ झूठा केस देखिए, दर्ज कर अगर आपके खिलाफ कोई झूठा केस बनाया गया है या सिविल है चाहे वो क्रिमिनल है, तो झूठा केस बनाया गया है तो आपको अपने जो पुख्ता एविडेंस है उससे आपको साबित करना पड़ेगा ये केस झूठा है। क्योंकि जब एफआईआर एक बार हो जाती है तो प्राइमा फेसाई ये हो जाता है कि आपके खिलाफ कुछ है इसलिए वो एफआईआर हुई है, या सिविल मुकदमा है आपको नोटिस हुआ है तो वो हुई है। तो आपको चार्ज के ऊपर अगर आपका केस झूठा है तो वो आप बरी हो जाएंगे चार्ज के ऊपर, अगर एफआईआर है तो। और अगर सिविल मुकदमा है तो उसके अंदर सिविल में बहुत ही प्रोविजंस हैं। 711 का प्रोविजन है, एक 711 सीपीसी के अंदर प्रोविजन है अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 में। आप उसमें एप्लीकेशन लगाइए, अगर वो झूठा केस आपके खिलाफ है तो वो डिसमिस हो जाएगा। तो इस तरह के आपके पास प्रोविजंस हैं, आप वो अप्लाई कर सकते हैं प्राथमिक तौर पर। चलिए, उम्मीद करते हैं जो उपाय आपको बताया है वो उपाय आप अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको राहत जरूर मिलेगी। आगरा से इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ नरेंद्र जी जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। चलिए, शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपने दर्शकों से अपील भी कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन से आप परेशान हैं तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। फोन लाइन्स लगातार खुली हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप सीधा सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं और इसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और आज का जो विषय हमारा है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा भी अगर कोई कानूनी अड़चन है तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम राजेश जी जिस तरह से लगातार चर्चा कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आखिर किन किन परिस्थितियों में होता है और क्या क्या वजह होती हैं जिसके चलते संपत्ति विवाद होता है, आपने अभी बताया कि अवॉइड कैसे किया जा सकता है। इसका डिसाइड होने में लंबा समय क्यों लगता है, प्रोसीजर लंबा क्यों? क्योंकि इसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कई सारे टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं। क्योंकि दूसरी पार्टी कोई फेक डॉक्यूमेंट बना के ले आती है कोर्ट के अंदर और अपना राइट उस पर जताती है प्रॉपर्टी के अंदर। एक्चुअल ओनर होता है वो भी अपना राइट जताता है। तो इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और मुकदमा थोड़ा लंबा टाइम चलता है। इसमें एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है रामा रामेश्वरी देवी वर्सेस निर्मला देवी, 4 जुलाई 2011 का जजमेंट है ये। इसके अंदर एक इसी तरह का इशू था, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, जो 1977 में पहला केस फाइल किया गया था और 2011 सन आते आते उसको एक्चुअल मालिक को न्याय मिल सका पूरी तरह से। तो जो 44 साल का अरसा था उसको कोर्ट ने बड़ा सीरियसली कंसीडर किया और उसमें कुछ गाइडलाइंस तय करी हर एक कोर्ट के लिए डिसाइड करने के लिए कि आपको इश्यूज फ्रेम होने के बाद प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जल्दी जल्दी कैसे निपटाने चाहिए। और क्योंकि फ्रिवलेस लिटिगेशन था जो कब्जे में बैठा था, उसके ऊपर 2 लाख की पेनल्टी भी इम्पोज की गई थी इस वाले जजमेंट में। काफी जी बिल्कुल, हम लगातार चर्चा करेंगे। एक और कॉलर दिल्ली से हमारे साथ गीता जी जुड़ गई हैं। गीता जी, बहुत स्वागत है, अपना सवाल कीजिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। देखिए, ये ऐसा है कि बुलंदशहर यूपी में बुलंदशहर जिले में मेरे हस्बैंड ने अथॉरिटी का प्लॉट बुक कराया था जी, करीब 15 साल पहले। और उसकी 4-5 इंस्टॉलमेंट चली गई थी, 10 इंस्टॉलमेंट तक की टोटल जी। फिर लोन किया हमने, होम लोन के लिए अप्लाई किया सर, उसका लोन भी अप्रूव हो गया और डिस्बर्समेंट के लिए तैयार था। उन्होंने एनओसी मांगी थी अथॉरिटी से जी। और उन्होंने वो बोले नहीं, हम तो किसी को भी अथॉरिटी नहीं देते, वो नहीं देते एनओसी, इसलिए नहीं हो सकता, आप जमा कराओ। उस दौरान 4-5 महीने हो गए तो वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया अमाउंट। और फिर वो बोले कि नहीं, हम कैंसिल कर रहे हैं। और हम लोगों ने स्टे के लिए केस किया। अब वो केस चल भी रहा है, बीच में 2-3 बार उन्होंने कैंसिल कर दिया। आप चाहती क्या है गीता जी, अब आप लोग चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं सर, हमें प्लॉट मिल जाए। मेरे हस्बैंड की उम्र 78 साल है, रिटायर्ड है, हमारे पास घर भी नहीं है जी, और गवर्नमेंट सर्वेंट से अच्छी पोस्ट से रिटायर्ड भी रहते हैं। आप मकान चाहते हैं या फिर जो इंस्टॉलमेंट्स आप लोगों ने अभी तक जमा की हैं, जो पैसा जमा किया है वो वापस चाहते हैं? और वो पैसा भी अगर वो हम वापस लेने के लिए बोल रहे थे, उसमें भी वो 1/4 काट रहे थे, तो 1/4 काट के देंगे। ठीक है राजेश जी। देखिए, इसके अंदर जब आपने बुक कराया था तो इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं बुकिंग के टाइम पे, वो आपने अच्छी तरह पढ़ी होगी। आपकी अगर अथॉरिटी का प्लॉट है तो अथॉरिटीज की अपनी बड़ी क्लियर टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि आपको पेमेंट किस किस तरह से करनी है और अगर आप डिले करते हैं इन मेकिंग पेमेंट तो आपको कितना इंटरेस्ट लगता है। उसमें आपका एनओसी उन्होंने नहीं दिया आपको,
तो वो टेक्निकल इशू था कि आपको एनओसी उन्होंने क्यों नहीं दिया। अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस में उनके जो अपने बायलॉज है उसके अंदर उनको ऐसा प्रोविजन नहीं था आपको एनओसी देने का, तो वो नहीं दिया गया होगा। तो अगर क्योंकि इंस्टॉलमेंट आप कह रहे हैं कि आधे के करीब आपने इंस्टॉलमेंट भर दी है, तो अगर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी देखा जाए तो वो आपका प्लॉट इस तरह से कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक मेजॉरिटी ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आप भर चुके हैं और इसके अंदर आपके पास कंज्यूमर की रेमेडी अवेलेबल है, क्योंकि आप कंज्यूमर हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर आपको कंज्यूमर एक्ट के अंदर आपको प्रोविजंस के हिसाब से आपको एक कंप्लेंट लगानी चाहिए कंज्यूमर में, और आपका पैसा डेफिनेटली वापस मिलेगा, क्योंकि आपका तो काफ़ी पैसा गया हुआ। अगर आप एक आध इंस्टॉलमेंट देने के बाद डिफॉल्ट करते तो शायद आपका वो फॉरफिट हो जाता, लेकिन यहाँ फॉरफिट नहीं होगा, क्योंकि आप 50% पेमेंट कर चुके हैं। आपको प्लॉट भी मिल सकता है अगर आप थोड़ा सा लीगली आप इसको परस्यू करेंगे अपने लिटिगेशन को, और आपको पैसा भी आपका पूरा मिल सकता है। चलिए, उम्मीद करते हैं जो उपाय राजेश लाठीगरा जी की तरफ से बताया गया, अगर गीता जी वो उपाय आप अपनाती हैं तो निश्चित तौर पर आपको कानूनी सहायता जरूर मिल पाएगी। एक और कॉलर बिहार से हमारे साथ चंदन जुड़ गए हैं। चंदन जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। जी सर, तो मेरा सवाल डिग्री विवाद से जुड़ा है। जी जी, डिग्री विवाद से पूछ सकते हैं? सवाल एक बार फिर दोहराएं चंदन। बोले डिग्री विवाद से मेरा सवाल है जुड़ा हुआ। डिग्री विवाद, क्या मामला क्या है? मामला ये है सर, हमारे सेशन में ग्रेजुएशन और सेशन में ITI हुआ है, तो क्या वो वैलिड हो सकता है? राजेश जी, सवाल आपको समझ में आया? इनका क्वेश्चन क्या है? इनका डिग्री विवाद तो इनका समझ में आया। चलिए चंदन जी, आप अपने डॉक्यूमेंट्स अगर आप हम तक पहुंचा देंगे तो उसकी समीक्षा करने के बाद आपको बेहतर उपाय हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हम अपने दर्शकों से भी इसीलिए बार बार अपील करते हैं कि जिस वक्त आप हमें कॉल करते हैं अपने टेलीविज़न का वॉल्यूम आप पूरी तरह से बंद रखें, ताकि आप अपनी आवाज़ को बेहतर तरीके से उठा सकें। फ़ोन लाइन्स लगातार खुली हैं और टेलीविज़न स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ सीधा जुड़ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं और उसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वो कानूनी रास्ता हो सकता है जो आपको राहत प्रदान कर सकता है। लक्ष्मण अगले दर्शक मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। लक्ष्मण जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। ये सर, हमारा सवाल ये है सर, हमारे पिताजी सहायक शिक्षक थे हैदराबाद में जी, तो वो 15 दिसंबर को डेथ हो गया सर उनका। किस विभाग में? ये सहायक शिक्षक थे सर। फॉरेस्ट? ये नहीं, शिक्षक थे, शिक्षक। अच्छा, टीचर थे जी। हाँ, सवाल कीजिए। ये सर टीचर थे। तो 29 दिसंबर 2015 को खत्म हो गए सर। जी जी। तो अभी तक उनका पेंशन बना नहीं हमारे यहाँ माता जी के नाम से, और पेंशन मिल नहीं रहा है सर। जो भी कागज कार्रवाई है तो अपन कर दिए सर। उसके बाद बता रहे हैं, बोले आपका क्या हो गया, पैसे नहीं आ रहा बोल रहे हैं सर बैंक वाला। ठीक है, राजेश जी क्या उपाय बताएंगे? पेंशन से जुड़ा मसला। डेथ हो गई है इनको, और असिस्टेंट टीचर थे इनके पिताजी वगैरह जो भी थे इनके रिलेशन में। तो अगर इस तरह का कोई मामला है तो इसमें आपको पहले RTI लगा के इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए कि उनके क्या क्या टेक्निकल डिफेक्ट्स आ रहे हैं, या वैसे भी आप एप्लीकेशन लगाएंगे तो वो इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। आप उनके हिसाब से जो भी उनकी कागजी कार्रवाई है वो इनकम्प्लीट रह गई है वो पूरी करिए। अगर उसके बावजूद भी वो कोई जानबूझ के उसमें डिले हो रही है, या कोई आपके साथ कोई धोखाधड़ी की जा रही है, या आपका जानबूझ के आपका केस खराब किया जा रहा है, तो आपके पास हाई कोर्ट की रेमेडी होती है। आप रेट लगा सकते हैं, वहाँ पर डायरेक्शन हो सकते हैं कि इनका केस इतने टाइम से पेंडिंग है और क्यों नहीं सुनवाई किया। क्योंकि पेंशन और इस तरह के जो चीज़ आपकी फैसिलिटीज़ होती है ये आपको तुरंत मिलनी चाहिए जब आपकी ड्यू जाती है। तो इसमें देरी होना ये आपको परेशानी में डाल सकती है, क्योंकि यही आपका जीवन यापन का एक जरिया होता है। तो इसमें आपके पास प्रोविज़न है कि आप हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं अगर वो आपकी पेंशन नहीं देते तो। अदरवाइज़ आप वहाँ पर पहले एक बार रिप्रेजेंटेशन डालिए अपनी। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं जो आपका सवाल था उसका वाजिब जवाब आप तक ज़रूर मिला होगा, और जो राजेश जी ने आपको उपाय बताए हैं अगर वो रास्ता आप अख्तियार करते हैं तो निश्चित तौर पर कानूनी सहायता आपको ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और जो तमाम कॉलर्स हमारे साथ जुड़े थे उनके सवालों का जवाब उन तक पहुँचाने के लिए। दरअसल समाधान मौजूद होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से महरूम इसलिए रह जाता है क्योंकि कानून की सही जानकारी उन्हें नहीं हो पाती, और यही वजह है कि एक बड़ा जो तबका होता है वो इंसाफ की दहलीज तक नहीं पहुंच पाता। और इसी अंतर को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं एक नए विषय के साथ। फिलहाल आज हमारी खास पेशकश में इतना ही। APN न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।